नमस्कार दोस्तों, ये आपका पार्ट 2 होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करना है, वो क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो टू द पॉइंट बात करेंगे और समझाता हुआ भी चलूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया था एंशिएंट हिस्ट्री में, वो था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहला सभ्यता हमने क्या पढ़ा? इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड हमने देखा था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक था, और ये जो था एक नगरीय सभ्यता था। ये हम लोग ने पढ़ रखा है, प्लीज वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग जो दूसरा सभ्यता पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदिक काल, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1500 बीसी से लेके आपका 600 बीसी तक, ठीक है। ये जो वैदिक काल है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये एक है आपका ऋग्वैदिक पीरियड और एक है आपका उत्तर वैदिक पीरियड। इसको इंग्लिश में भी इस तरीके से बोल सकते हैं, प्री वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो ये जो था एक ग्रामीण सभ्यता था। जैसे कि हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा कि वो जो था एक अर्बनाइज था, ठीक है, एक मॉडर्न था मतलब, ठीक है। तो ये जो था आपका एक ग्रामीण सभ्यता था, ठीक है। ये नगरीय सभ्यता नहीं था। नगरीय सभ्यता कौन सा था? वो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सर ये डिफरेंस क्या? तो याद रखना, जो हमारा इसको दो पार्ट में वैदिक काल को डिवाइड किया गया, एक है आपका 1500 से 1000 बीसी तक और दूसरा है आपका 1000 से 600 बीसी तक। आखिर इसमें क्या डिफरेंस था? तो याद रखिएगा, जो ऋग्वैदिक पीरियड था इसमें लोगों को लोहे के बारे में पता नहीं था, जबकि यहाँ लोगों को लोहे के बारे में पता था। ये सब चीज में आगे भी आपको पॉइंट्स में दिखेगा, बट पहले मैं समझाता हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो मेन जो काम था, ठीक है, क्योंकि आयरन यहाँ था नहीं, तो जो पूरा जीवन व्यापन जो होता था वो होता था पशुपालन से, जबकि यहाँ जो था, जो मेन था, ठीक है, जो सबसे बड़ा स्रोत था जीवन पालन का, वो था आपका कृषि। तो याद रखिएगा, यहाँ कृषि था, यहाँ आपका पशुपालन था, ठीक है, और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में व्यापार था, ठीक है। तो इतना चीज आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, उत्तर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि जो कर्म कांड वाला जो चीजें होती है, जितने भी समाज में बुराइयां होती है, वो उत्तर वैदिक में आके देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल सा बात कर लूं, ठीक है, जैसे कि आपका जादू टोना, ठीक है, ये सब जितने भी चीजें हैं, ठीक है, बलि देना, ठीक है, ये सब जितने भी चीजें हैं, जैसे कि स्त्रियों का स्थिति उत्तर वैदिक काल में जाके खराब हो जाता है। तो जितने भी कर्मकांड की जो चीजें हैं, जो भी बुराइयां हैं समाज में, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको डिफरेंस इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। ये एक सभ्यता था, ठीक है, और पूछा था कि ये सभ्यता जो भारत, ठीक है, भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये माना जाता है आर्यों के द्वारा लाया गया था। और आर्य कहाँ से आए थे? तो आपको माना जाता है कि वो खाइबर पास वाला, जैसे कि हमारा ये भारत है, जम्मू कश्मीर, तो ये जो इधर खाइबर पास वाला इलाका है, पाकिस्तान, आपका बलूचिस्तान, वहां से वो लोग आए थे। तो कहाँ से आए थे? तो खाइबर पास से। और वो कहाँ के रहने वाले थे, इसमें भी दूसरा मत है। बट आपको इतना बस याद रखना है कि वैदिक काल जो स्थापना किनके द्वारा किया गया था? आर्य के द्वारा। ये सब चीज लिखा हुआ है, बस आप ध्यान से सुनो, ठीक है। तो देखो, अब मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। वैदिक काल, ठीक है, जो दूसरा सभ्यता है, ठीक है, ये एक है आपका ऋग्वैदिक और एक है आपका उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक 1500 से 1000 बीसी और आपका उत्तर वैदिक 1000 बीसी से 600 बीसी इसका टाइम पीरियड है। माना जाता है कि हिंदू धर्म का जो उत्पत्ति है वो ऋग्वैदिक पीरियड में हुआ है। तो पहला पॉइंट, पहला एक पॉइंट आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो प्लीज एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, ठीक है। देखो, ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग बात करें तो वैदिक काल को अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया है, ठीक है। तो वैदिक काल, जो ये वैदिक काल जो है, ठीक है, ये वैदिक काल को किस काल में रखा गया है? तो अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। यह एक क्या था? ग्रामीण सभ्यता था। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में प्रकृति, ठीक है, पूजा और उपासना किया जाता था। अब याद रखिएगा, यहाँ प्रकृति को पूजा जाता था और उपासना भी किया जाता था। इस समय यज्ञ और कर्म कांड की प्रचलित नहीं थी। मैं अभी किसका बात कर रहा हूं? मैं प्री वैदिक का बात कर रहा हूं। इस समय क्या था? यज्ञ और कर्म कांड का बात नहीं था। बट जब हम लेदर वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे, तो जैसा कि मैंने कर्म कांड का बाद, यज्ञ का बाद, रिचुअल का बाद, ठीक है, ये सब चीज जो है आपका उत्तर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था, तंत्र मंत्र, ठीक है, जादू टोना, ये सब जितने भी बुराइयां हैं वो आपका उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अब देखो, ध्यान से समझो, कुछ जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, ये सब चीज आपको समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वन लाइनर में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए, मैं सब चीज आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। आप ध्यान से सुनते जाना, ये देखो, ठीक है। और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं यहाँ लिख के लाया हूँ,
ठीक है, एकदम एग्जाम में जो पूछा जाएगा इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आप लोग देखो, तो सबसे पहले आप समझो कि इसका टाइम जो मैंने बताया आपको, क्या बताया कि पूर्व वैदिक काल का जो 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 BC। ठीक है, वैदिक शब्द का मतलब क्या होता है अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना, वैदिक शब्द जो है, वैदिक पीरियड जो हम लोग बोलते हैं, वैदिक शब्द जो वेद से बना है, और वेद से बना है, और जिसका जो मतलब अर्थ जो होता है, वेद का जो अर्थ होता है ज्ञान, तो इनडायरेक्टली वैदिक भी बोले तो उसका अर्थ ज्ञान ही है। ठीक है, निर्माता जैसे कि मैंने बोला, फाउंडर मतलब किसके द्वारा ये स्थापना किया गया, तो ये आर्यों के द्वारा स्थापना किया। ठीक है, संस्कृत शब्द में और पूछ ले कि आर्य का मतलब क्या होता है, तो श्रेष्ठ और कुलीन। ठीक है, संस्कृत शब्द है जिसका जो मतलब होता है श्रेष्ठ और कुलीन। ये बहुत बार पूछा गया कि आर्य का मतलब क्या है, तो श्रेष्ठ और कुलीन। वैदिक शब्द कहाँ, मतलब वैदिक शब्द जो बना है वेद से बना, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, अब ये चीज समझो, आखिर हमको पता कैसे चला कि कुछ तो चीज हमारे पास होना चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि ऐसा कोई सभ्यता सच में हो, मतलब इस काल में था, कुछ तो होगा। इसका दो चीज है, एक तो हमें क्या मिल जाए, एक हमें वहां उस समय का कोई चीज मिल जाए। ठीक है, खुदाई करो या कुछ भी करो। दूसरा क्या हो सकता है कि कुछ ऐसा स्रोत मिल जाए, या उसके बारे में कुछ लिखा, किसी के बारे में कुछ लिखते हो। ठीक है, तो मतलब वो पहले कुछ हुआ होगा। तो एक हो सकता है कि हमें लिटरेचर रिलेटेड कोई चीज मिल जाए। ठीक है, या वहां का कुछ सामान मिल जाए। ठीक है, खोदने पे। तो इस तरीके से हमें मतलब किसी भी काल के बारे में या किसी की सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि निर्माता और फाउंडर जो आर्य थे, तो ये आखिर आए कहाँ थे, कहाँ से आए थे, तो इसमें 2-3 मत है जो हमेशा पूछ लिया जाता है। जैसे कि माना जाता है कि मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया, मैक्स मुलर एक इतिहासकार है। ठीक है, इनका मानना था कि वो कहाँ से आए थे, तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, याद रखना पूछा जाता है, स्पेशली ये 3, 1, 3 और 4। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा है कि ये आल्प्स माउंटेन आपने पढ़ा होगा, यूरोप में है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत के ये रहने वाले थे, मतलब यूरेशिया वाला जो पार्ट है वहां से आए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा माना जाता है कि ये अंटार्कटिक, ठीक है, आर्टिक जो है, आर्टिक उत्तरी ध्रुव, ठीक है, वहां से ये आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा माना जाता है कि ये तिब्बत के रहने वाले थे। तो याद रखना, मैक्स मुलर के द्वारा ये सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद के हिसाब से आल्प्स पर्वत के रहने वाले थे या यूरेशिया के पार्ट से आए थे। बाल गंगाधर तिलक आर्टिक रीजन से आए थे, या उत्तरी ध्रुव उसको बोल लो, या स्वामी विवेकानंद के ये तिब्बत के रहने वाले थे। अब जैसा कि मैंने बोला, 2 तरीके से हमें पता चल सकता है किसी भी सभ्यता के बारे में। एक होता है साहित्य, ठीक है, और एक होता है का पुरातत्विक। ठीक है, हिंदी में स्पेशली लिखा हुआ है क्योंकि आपको को समझ में आ रही। ठीक है, तो एक होता है साहित्य, ठीक है, साहित्य के द्वारा मतलब लिटरेचर के द्वारा पता चले, और एक पुरातत्विक मतलब होता है कि किसी भी चीज को खोदने से कुछ मिल गया। ठीक है, तो उसके द्वारा। ठीक है, तो मेनली आपको याद रखना है कि एक अभिलेख है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोगास गोई अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख से मतलब हमारा जो वैदिक पीरियड का है सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो एक आप ये याद रख सकते हो, बोगास गोई अभिलेख से हमें पता चलता है किसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो ये जो था एक पुरातत्विक स्रोत है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। 2 और चीज आप याद रख सकते हो। तो एक है आपका क्या, पूर्व वैदिक काल के बारे में है गौरिक मृतभांड। मृतभांड मतलब होता है जो आपका मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल के बारे में है गौरिक मृतभांड से पता चलता है। उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें चित्रित धूसर मृतभांड से पता चलता है। ठीक है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, टू द पॉइंट। ठीक है, टू द पॉइंट। जैसे कि बोगास गोई अभिलेख किससे रिलेटेड है तो बोलोगे तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा, बट एटलीस्ट आप याद रखो क्योंकि आप बीपीएस से भी बैठते हो। ठीक है, अब और ध्यान से, अब ये तो हम लोग ने पढ़ा कि पुरातत्विक साक्ष्य और स्रोत क्या है। अब साहित्यिक स्रोत क्या है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वेद। वेद इन दी सेंस जो आपका लिटरेचर वाला पार्ट है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग ये साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, पहले तो हम लोग पढ़ा पुरातत्विक स्रोत, उसके बाद हम लोग पढ़े आप साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो ऋग्वेदिक, ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन वेद है। अब देखो हमें वेदों से पता चलता है वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो एक वेद था जिसका नाम है आपका ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसके संकलनकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, जो फर्दर आगे जाके वेद व्यास के नाम से भी जाने जाते हैं, या आप डायरेक्टली ये 2 नाम याद रखो कि संकलनकर्ता कौन है, तो कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। ठीक है,
ऋग्वेद में कितने मंडल है? आप समझ लो ये एक बुक है, ठीक है, बुक है, ठीक है। तो बुक में क्या होता है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, ठीक है। तो वही है। तो पूछे कि ऋग्वेद में कितना मंडल है, तो 10 मंडल है और 102 सूक्त है। सूक्त मतलब होता है मंत्र। ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अब याद रखिएगा इसका जो 10 मंडल है, जिसमें कि आपको याद रखना है कि प्रथम और 10वां, ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया है और ये सबसे नया मंडल है। तो आपको पूछे कि सबसे नया मंडल कौन सा है, तो पहला और जो 10वां है वो सबसे नया मंडल है, ठीक है। आपको बहुत बार पूछेगा कि गायत्री मंडल, और देखो ये इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो एग्जाम से पहले पूरा का पूरा रिवाइज करके जाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी चीज को। और जो लाइव टेस्ट होगा उसको भी अटेंड करना है। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में, तो तृतीय मंडल में। और गायत्री मंत्र का किसने रचना किया है, तो विश्वामित्र ने किया है, ठीक है। 7वां मंडल किससे रिलेटेड है, तो दशराज युद्ध। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे भी इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा कि 10 राजा का युद्ध क्या हुआ था। तो 10 राज का युद्ध किस मंडल में अगर पूछे तो 7वें मंडल में, ठीक है। सोम देवता के बारे में किस में बताया गया, तो 9वें मंडल में, ठीक है। और याद रखिएगा वर्ण सिस्टम का, वर्ण व्यवस्था का, जो आपने पढ़ा होगा ना, जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं, ठीक है। तो 4 वर्ण सिस्टम का पहली बार किसी मंडल में बताया गया था, तो वो है आपके 10वें मंडल, मतलब 10th मंडल में, ठीक है। तो यहां से आपको इतना क्वेश्चन है, मैं जल्दी बता देता हूँ। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसके संकलनकर्ता कौन है, तो कृष्ण देवपायन और वेद व्यास। 10 मंडल है इसमें, 1028 इसमें सूक्त है। सूक्त मतलब होता है मंत्र। पहला मंडल और 10वां मंडल जो है आपको लास्ट में जोड़ा गया, मतलब सबसे ये नया मंडल है, ठीक है। कहाँ जोड़ा गया, ऋग्वेद में जोड़ा गया। अगर पूछे कि गायत्री मंत्र किस मंडल में, तो तृतीय मंडल में। किसके द्वारा रचना ये किया गया था, तो विश्वामित्र के द्वारा। अगर पूछ ले कि 10 राज का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, जो झेलम नदी पे हुआ था, आगे में ऐसे लिखा हुआ है, दिखाऊंगा, ठीक है। 10 राज का युद्ध जो कहाँ हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे। और कौन से मंडल में है, तो 7वें मंडल में है। और सोम देवता बहुत इंपॉर्टेंट, सोम देवता किस मंडल में है, तो ये है आपका 9वें मंडल में, ठीक है। आप आगे भी पढ़ोगे कि चौथे मंडल में एग्रीकल्चर मतलब कृषि के बारे में बहुत बार पूछ लेता है कि कृषि के बारे कौन से मंडल में बताया गया, तो चौथे मंडल में बताया गया, वो आप आगे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख किया गया था। इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समवेद का बात करते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दो रहा, ये चीज जो है आपका लिटरेचर, ठीक है, इससे पता चलता है हमारा, मतलब ये वेदों को पता चलता है कि एक सभ्यता था जिसमें ये सब चीजें होती थी, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा समवेद, ठीक है। उसमें ये क्या है, समवेद के बारे में, कि ये जो है आपका ऋग्वेद का ही पार्ट है, पर क्या है कि वो जो ऋग्वेद में जो श्लोक लिखे गए, जो मंत्र लिखे गए, उसको संगीत का फॉर्म दे दिया गया। तो माना जाता है संगीत का उत्पत्ति है 7 स्वरों का, ठीक है, संगीत का वेद है ये, ठीक है। 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग माना जाता है कि इसी वेद में किया गया है। सिंपल अगर बोला जाए तो जो संगीत का उत्पत्ति है माना जाता है इसी वेद से हुआ है। यजुर्वेद, ठीक है, याद रखना, यज्ञ के विधियों मतलब जितना भी यज्ञ होता है ना, उसका जो रूल होगा, रेगुलेशन होगा, ठीक है, का वर्णन इसी में किया गया। तो यज्ञ के बारे में किस में कहाँ बताया गया है, या यज्ञ का जो रिचुअल होता है, ठीक है, वह यज्ञ का जो विधि होता है वो कहाँ वर्णन है, तो वो यजुर्वेद में। और याद रखना ये गद और पद का वेद है, मतलब ये गद में भी लिखा गया और पद में भी लिखा गया। कौन सा, यजुर्वेद। पर जो आपका आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, कि चलो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट ये याद रखना कि यजुर्वेद जो है गद पद दोनों के फॉर्म में लिखा गया। अथर्ववेद याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ये क्या आपका जादू टोना, आपको किसी को मोहित कर लेना, जिसको वशीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये चीज जितना जादू टोना, वशीकरण, फिर से आपका जो होता है ना बली वली, वो जितना भी चीज है सब जो है आपका अथर्ववेद में। तो आपको पूछे जादू टोना, वशीकरण, बलि देना, ये सब जो है आपका अथर्ववेद में। और अगर आपको पूछे कि अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखोगे। और ये सबसे श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। तो पूछे, अब ये ऋग्वेद मत कर देना, ठीक है। तो पूछा जाता है कि श्रेष्ठ वेद कौन सा है, तो वो है आपका अथर्ववेद। और ये सबसे बड़ा वेद भी है। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऋग्वेद से इतना याद रखना है, ठीक है। समवेद क्या है, यजुर्वेद क्या है और अथर्ववेद क्या है, ठीक है। अब यहां से देखो, अब जैसा कि मैंने बताया कि ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब थोड़ा इसमें क्या होता है कि याद रखना, वेद भी 4 है और उसके उपवेद भी 4 है, ठीक है। ये आप आगे भी देखोगे, ठीक है। तो और जो उसको क्या होता है, अध्ययमेता, देखो अब ये ऋग्वेद को जो पढ़ेगा ना, मतलब जो पढ़ेगा, जो पढ़े थे, मतलब ऑलरेडी इनको पढ़े थे या इसका उच्चारण करते थे, उनका कुछ नाम था, ठीक है।
तो ऋग्वेद को जो पढ़े थे उसको होर्ती बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होर्ती बोला गया। जो समवेद को पढ़े उनको उद्गाता बोला गया, ठीक है। और जो यजुर्वेद को पढ़े उसको अहवायु बोला गया, और जो अथर्ववेद को पढ़े उसको ब्राह्मा बोला गया, ठीक है। अब याद रखना, पूछ लेगा कि ऋग्वेद को किसने पढ़ा था, ठीक है, या इसके अध्यमेता कौन थे, तो होर्ता थे, ठीक है। वही समवेद का उद्गाता थे, ठीक है। यजुर्वेद का अहवायु थे और आपका अथर्ववेद का ब्रह्मा थे, ठीक है। और इसका जो ये वेद है, और याद रखना वेद भी हमारे 4 है, उपवेद भी हमारे 4 है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद, ठीक है। समवेद का जो उपवेद है ये आपका गंधर्व वेद, और यजुर्वेद का जो आपका उपवेद है वो है आपका धनुर्वेद, और आर्य आपका जो अथर्ववेद का जो है वो है आपका शिल्पवेद, ठीक है। देखो पढ़ना होगा, ठीक है, और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना बस पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो इसमें अगर बुक में जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये सब आपको पढ़ना, ठीक है। आप इवन क्राउन भी खोलोगे, इसमें भी बहुत लंबा चौड़ा दिया है, बट एग्जैक्टली एक बार जब पढ़ लोगे यहाँ, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाना, सब क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब देखते हैं थोड़ा धार्मिक जीवन के बारे में, ठीक है। धार्मिक जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ धुंधला हो सकता है पर घबराना नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको वन लाइनर शुरू हो जाएगा, एक एक चीज सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। बस अभी एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये बॉक्स बना के यहाँ दिया हुआ है। देखो, तो धार्मिक जीवन की बात करें तो प्रकृति की पूजा एवं बहुदेववादी, मतलब क्या, जैसा कि देखा आप यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि उन लोग प्रकृति का पूजा करते थे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इवन लेटर पीरियड में भी प्रकृति का पूजा होता था, और बहुदेववादी मतलब उन लोग बहुत सारे देवों को पूजते थे, जैसे इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, आगे ऊपर हो गया, ठीक है। देवताओं की 3 श्रेणियां थी, ठीक है। अब यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब ये याद रखोगे, ठीक है। बट जो मैं वन लाइनर अभी कराऊंगा वो तो श्योर शॉट है, आपको याद है। देखो, अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे, तो इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु, ठीक है। इसको मैं याद करवा दूंगा बाद में ट्रिक से, ठीक है। बट अभी आप याद रखो कि अंतरिक्ष के देवता कौन थे, तो इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। पृथ्वी के कौन थे, तो अग्नि, ठीक है। यहाँ पृथ्वी है तो ये पृथ्वी खुद भी यहाँ हो गया, ठीक है। तो अग्नि, पृथ्वी, सोम और पशुपति, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आकाश, सूर्य, वरुण, ठीक है, उषा और सविता और विष्णु, आपको यहां से ये याद रखना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष के कौन थे, ठीक है, पृथ्वी के कौन थे और आकाश के कौन थे, ठीक है। ये मतलब उतना नहीं होता कि आपको पूछ ले, बट अगर पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि अग्नि जो है पृथ्वी के है, ठीक है, पृथ्वी देवता माने जाते हैं, और आकाश सूर्य, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो जो इंपॉर्टेंट देवता थे वैदिक पीरियड में, इंद्र सबसे प्रमुख कोई देवता था, याद रखना, तो इंद्र था, ठीक है। और उनको पुरंदर भी बोला जाता था। अगर आप सिनोनिम्स पढ़ते हो, मतलब पर्यायवाची पढ़ते हो, तो आपको ये पता होगा। अग्नि, ठीक है, सबसे दूसरे नंबर पे कोई सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई देवता था तो वो था आपका अग्नि, जिसको मध्यस्थ, ठीक है, देवता भी। मध्यस्थ मतलब क्या होता है कि माना जाता है कि अग्नि को आप कुछ चढ़ाते हो अग्निदेव को, तो वो क्या करता है, इसको पूरा देवों तक पहुंचा देता है, तो इसलिए इसको मध्यस्थ देवता भी बोला जाता है। वरुण, वर्षा के देवता। आप पूछा जाएगा कि मध्यस्थ देवता कौन है, तो अग्नि है, ठीक है। सबसे प्रमुख देवता कौन थे वैदिक पीरियड में, तो वो इंद्र थे, ठीक है। उसके बाद चमकता सूर्य, ठीक है, चमकता सूर्य का देवता किसे माना जाता था, तो वो था सविता। इसलिए जो गायत्री मंत्र का जो आप पूजा होता है या गायत्री मंत्र का जो उच्चारण होता है वो सविता जो गॉड है उसके ऊपर ही होता है। तो याद रखना, चमकता सूर्य, ठीक है, या सविता। अगर पूछे चमकता सूर्य का देवता कौन था, तो सविता। वर्षा का देवता कौन था, तो वरुण, ठीक है। उसके बाद उगता हुआ सूरज का देवता कौन है, तो मित्र। चिकित्सा का देवता कौन है, तो अश्विन, ठीक है। पशुओं और औषधि, याद रखना, पशुओं और औषधि का देवता कौन है, तो वो है आपका पूषण। और वनस्पति के देवता कौन है, तो वो है आपके सोम। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक यहाँ मैंने पशुपति बोल दिया, पशुपति जो इंडस वैली से है, ठीक है, ये बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति है, ठीक है। तो आपको इतना आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। ये इंद्र है, ये मारुत है, ठीक है, और ये रुद्र है, ये वायु है, ये अग्नि है, पृथ्वी है, सोम है, बृहस्पति है, ठीक है। यहाँ सूर्य है, वरुण है, उषा है, सविता है, विष्णु है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ मैंने यहाँ समझा दिया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो अभी तक आप समझ गए होंगे। अब वन लाइनर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। वन लाइनर इन द सेंस जो क्वेश्चंस अभी तक मेनली पूछा जाता है, ठीक है। ये टिनोस्फोरा कोडेफिका ये अलग चीज़ है, गिलोय को बोलते हैं, ठीक है। गिलोय पता है ना, गुरिच, उसको हम लोग उसका जो साइंटिफिक नेम है उसको टिनोस्फोरा कोडेफोलिया बोलते हैं, ठीक है। ये अलग है, छोड़ो यहाँ से। देखो, जैसा कि मैंने बताया आपको कि
पारुसनी, झेलम, 10 राजाओं का, मैंने बताया ना कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था जो 7वें मंडल में मेंशन है, मैंने आपको यहाँ बताया था, देखो 7वां मंडल में 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है। तो 10 राजा का युद्ध जो हुआ था जो कि 7वें मंडल में मेंशन है ऋग्वेदा का, ठीक है। तो पूछेगा कौन से वेद में, तो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा का कौन से मंडल में, तो 7वें मंडल में। तो 10 राजाओं का युद्ध, तो वही मैंने लिखा है 10 किंग, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ कि 10 किंग का फाइट, ठीक है। तो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो 10वें मंडल में उसके बारे में मेंशन है, और वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। और इसमें जो मेन एक राजा थे, राजा सुदास, ठीक है, इसके अगेंस्ट में 10 राजा थे, बट आपको उतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, 7वें मंडल में मेंशन है, जिसमें जो मेन एक राजा का नाम हमेशा पूछा जाता है वो है आपका सुदस, SUDAS, ठीक है। जैसे कि अगर अब देखो जो हमारा, जैसे कि हमने वेद पढ़ा, ठीक है, वेद पढ़ा, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने ऋग्वेद पढ़ा, तो ऋग्वेद एक बुक है, ठीक है, एक बुक है मान लो, ठीक है। और एक बुक में भी क्या है कि इसके 4 पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि एक उपनिषद भी है, ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, और आरंक्या होता है, ये सब में आप आगे आप पढ़ोगे। बट अभी याद रखो जो उपनिषद है, तो टोटल उपनिषद कितना है, तो याद रखना 108 है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट एक उपनिषद हमेशा पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये जितना पढ़ा रहा हूँ ये वेदों के पार्ट ही है, ठीक है, 4 वेद मेन है, उसके अंदर ये डिफरेंट बुक्स है, ठीक है। और जिसमें कि मुंडक उपनिषद जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो सत्यमेव जयते, ठीक है, जो हमारा नेशनल इम्बलेम है, वो कहाँ से लिया गया है, तो आपका देखो फिर से वीडियो सुन लेना, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुंडक उपनिषद में क्या है, तो सत्यमेव जयते जो हम लोग ने लिया है नेशनल इम्बलेम, वो भी हमारा मुंडक उपनिषद से। टोटल उपनिषद कितने हैं, तो 108 है, जिसमें कि मुंडक उपनिषद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराण हमारे कितने हैं, बहुत बार पूछा गया, उपनिषद बोले तो 108, पुराण बोले तो 18, और जो सबसे पुराना आपका पुराण है वो है आपका मत्स्य पुराण, ठीक है, इतना आप याद रखोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि हमारा ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद का भी फिर से 4 पार्ट है, ठीक है, जिसमें ब्रह्मा हो गया, ठीक है, उपनिषद हो गया, आरंक्या हो गया, बहुत सारी चीजें, बट जो मेन एग्जाम में आपको पूछा जाता है मैं वही आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ वेदों का नाम लिख दिया हूँ, फिर उस वेद का उपनिषद कौन सा है मैंने यहाँ लिख दिया, और आरंक्या भी एक बुक ही है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। इसका मैं पूरा लिस्ट दे दूंगा, बट जितना अभी पढ़ा रहा हूँ उतना याद रखिए, ठीक है। तो देखो ऋग्वेद का बात किया जाए तो उसका उपनिषद कौन सा है, तो कौशिकी, ठीक है, और ऐत्रेय, क्या है, कौशिकी और ऐत्रेय, और इसके आरंक्या भी क्या है, तो वही है, ठीक है, आरंक्या भी यही है, क्या है, कौशिकी और ऐत्रेय। समवेद का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका उपनिषद क्या है, तो कैन और छंद योग, ठीक है, छंदोग, क्या है, छंदोग। तो कैन और छंदोग जो है इसका क्या है, उपनिषद है, और इसका अगर पूछ ले आरंक्या क्या है, ठीक है, तो जैमिनी और छंदोग्य, ठीक है, छंदोग्य, ठीक है, छांदोग्य, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद का अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो तैत्तिरीय और मैत्रिणी, क्या है इसका, तैत्तिरीय और मैत्रिणी उपनिषद है, और इसका जो आरंक्या है वो तैत्तिरीय और सतपत्र, ठीक है, इसका जो है आपका आरंक्या है। अथर्ववेद का क्या है, मुंडक्या, ठीक है, प्रश्न और मुंडक, मुंडक्या, प्रश्न और मुंडक क्या है, इसका उपनिषद है, और इसका आरंक्या जो है कुछ भी नहीं है। देखो आप घबराओ मत, ये सब देखो, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना बस उतना पढ़ लो, इसमें बहुत सारी चीजें, ठीक है, बट इतना आप कर लो जितना मैं कर रहा हूँ। उसके बाद याद रखिएगा वेदांगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वेदांगा, उपनिषद, पुराण, ये सब जो है वेदों का ही पार्ट है, जो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि उपनिषद कितना, 108, ठीक है, आपका पुराण कितना है, आपका 18, वेदांगा कितना है, आपका 6, वेद कितना है, 4, वो वेद कितना है, 4, ठीक है, याद रखना वेद भी हमारा 4 है, और उपवेद भी हमारा कितना है, 4 है, ठीक है, ये चीज आप ये याद रखोगे। एक चीज हमेरा पूछ लिया जाता है कि उपनिषद का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, तो गुरु के समीप बैठ के पढ़ना, तो गुरु के समीप बैठ के पढ़ना मतलब होता है उपनिषद, ठीक है, ये चीज समझ में है। और पुराण जो है हमारा 18 है, ठीक है। एक और चीज आपको पूछा जाता है, ठीक है, जब प्री वैदिक पीरियड में आप ये चीज डिटेल में, ठीक है, जब आप ऊपर लेवल का स्टडी करोगे, ठीक है, और एक बार ही कंप्लीट हो जाएगा तो जो आप कुछ डिटेल चीज़ें भी मैं बता दूंगा, ठीक है, बट अभी थोड़ा हम लोग कोर्स पे ध्यान देते हैं जिससे आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभा और समिति को, ठीक है, प्रजापति की पुत्री कहा गया है, ठीक है, तो सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया, तो कौन से वेद में कहा गया, तो हमेशा याद रखना यह आप अथर्ववेद में। आप सोच रहे हो कि सभा और समिति क्या है, तो देखो जो हम लोग प्री वैदिक पीरियड, अगर आप जब मैं डिटेल में या एक्सप्लेन करूंगा
तो बस इतना आपको याद रखना है। देखो सिंपल, सभा और समिति जो है, जो राजा होते थे, ऐसे तो राजा उस लेवल का अभी मतलब जो आगे पढ़ोगे कि अकबर का जैसा वैसा वाला राजा नहीं, ठीक है, एक छोटे छोटे कबीले का राजा, ठीक है, तो उसको जो हेल्प करने के लिए जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे समिति बनाई जाती थी, उसको ही हम लोग सभा समिति बोलते हैं। इसलिए सभा समिति को प्रजापति की पुत्री किस वेद में बोला गया, तो अथर्ववेद में गया, ठीक है। चीजें भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जो प्री वैदिक पीरियड था, ठीक है, मतलब जो ऋग वैदिक पीरियड था, प्री वैदिक पीरियड मतलब होता है ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, ठीक है, 1500 से 1000 BC तक। उसमें जो भी वर्ण, जो जैसे कि जब लेटर वैदिक पीरियड पर होगा, तो जैसा कि मैंने बोला उसमें क्या होता है, कर्म कांड का बात होता है, मतलब कि जो जाति को डिवाइड कर दिया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र में। बट जो आपका ऋग वैदिक पीरियड होता है, उसमें जो होता है आपका कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर अच्छा पढ़ाई में हो, ठीक है, तो आप ब्राह्मण बन जाओ, अच्छा आप लड़ने में हो तो आप क्षत्रिय बन जाओ। तो ये सब जो मतलब जो ऑक्यूपेशन पे डिपेंड था, आपका जैसा कर्म होगा, ठीक है, वैसे ही आपका वर्ण होगा, ठीक है। ये प्री वैदिक पीरियड में था। पर जो लेटर वैदिक पीरियड था, उसमें क्या हो गया, आपका क्या हो गया, जन्म से ही चीजें डिसाइड हो गई। अगर आपके पापा क्षेत्रीय हैं तो आप भी क्षेत्रीय ही हो, अगर आप शूद्र हो, ठीक है, तो अगर आपके पापा शूद्र हैं तो आप भी शूद्र ही होगा। तो ये जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो भी बुराइयां वाले थे, यहाँ वही लिखा है, ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन कर्म, मतलब वर्ण व्यवस्था, ठीक है, कर्म पे आधारित थी, ठीक है, पूरा कर्म, जैसा आप काम करोगे वही चीज आप करोगे, ठीक है। तो ये चीज भी 9 मंडल में मेंशन है, ठीक है, 9वें मंडल में मेंशन है, ठीक है, कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, ठीक है, तो 9वें मंडल में बताया गया। बट 10वें मंडल में मैंने क्या बताया, पहली बार, ठीक है, वर्ण सिस्टम का जो मतलब जो डिटेल अगर डिस्कशन बोले वर्ण तो कहाँ हुआ है, तो वो है आपका 10वें मंडल में हो, ठीक है। और अगर बोले कि जो इसके बारे में कि जो वर्ण व्यवस्था है कर्म पे आधारित थी, ये कहा है, तो आपका 9वें मंडल। ये ऐसे नहीं पूछता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी वो ऋग वैदिक पीरियड में थी। और पूछे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में डिटेल कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो वो दिया हुआ है आपका 10वें मंडल में, ठीक है। वर्ण सिस्टम डिटेल में दिया था, जिसको पुरुष सूक्ता भी बोला जाता है, ठीक है। प्रीतिशात्मक, प्री वैदिक एंड लेटर वैदिक। देखो जो हम लोग ने ये चीज याद रखना, प्रीतिशात्मक मतलब होता है जो फैमिली का जो हेड होगा वो एक क्या हो गया, आपके पापा होंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो, ठीक है। आपका प्री वैदिक पीरियड और लेतिक पीरियड मतलब पूरा का पूरा वैदिक पीरियड में क्या था, प्रीतिशात्मक था, ठीक है। वही आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो मातृशात्मक था, मतलब मदर बेस्ड। आपका जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वो कौन होगा, माँ हो गई, कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। बट जो वैदिक पीरियड में होगा कौन होगा, वो आपके पापा होंगे, नॉर्मल लैंग्वेज, इसलिए प्रीतिशात्मक था और वो मातृशात्मक था, ठीक है। अब यहाँ एक चीज याद रख लो कि ये हमेशा पूछ लिया जाता है, गार्गी, मैत्रेय और कात्यायनी, ठीक है, ये 3 लेडी का नाम याद रखना, ठीक है। ये लेटर वैदिक पीरियड का है, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। एक प्री वैदिक पीरियड पढ़ा है, उत्तर वैदिक, लेटर मतलब होता है उत्तर वैदिक पीरियड। तो अगर आपको पूछे कि उत्तर वैदिक पीरियड में, ठीक है, 3 महिलाएं जो शिक्षित थी वो हमेशा पूछ लिया जाता है उनका नाम क्या था, ठीक है, तो गार्गी, मैत्रेय और कात्यायनी। तो आप पूछोगे सर ऋग वैदिक पीरियड में कौन कौन मतलब ओमेन का नाम याद रखना है, तो आगे। तो इतना चीज आई थिंक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, समझ में आया। और याद रखना जैसा कि मैंने बताया था, जो आपका ऋग वैदिक पीरियड था, ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड था, उसमें जो मेन आपका अर्थव्यवस्था था वो पशुपालन था। वही आपका उत्तर वैदिक पीरियड जो होगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो एग्रीकल्चर, ठीक है, वो आपका इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा, ठीक है। देखो तो काऊ, और एक चीज याद रखना, जो गाय था, गाय, ठीक है, जो गाय, अगर पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट जानवर कौन था वैदिक पीरियड में, और स्पेशली अगर पूछ ले कि आपका प्री वैदिक पीरियड में मतलब ऋग वैदिक पीरियड में कौन था, तो याद रखना वो गाय था, ठीक है, समझ में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर मतलब कृषि जो था, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है, क्योंकि तब लोहा का डिस्कवर हुआ नहीं था, ठीक है, तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था आपका ऋग वैदिक पीरियड में वो था आपका काउ, ठीक है। मैक्सिमम गॉड इन आकाश, ठीक है, मैक्सिमम जो जैसे मैंने बताया ना कि सबसे कि धरती का भगवान इतना है, ठीक है,
हवा का इतना है। तो सबसे ज़्यादा भगवान किसका था, तो आकाश का सबसे ज़्यादा भगवान था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भगवान कौन था, तो इंद्र था, जिसके 250 श्लोक ऋग्वेदिक पीरियड में बताए गए, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था, ठीक है। अभी इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए, जो जो चीज़ मैंने आपको समझाया है A to Z चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर लेटर वैदिक पीरियड का, उत्तर वैदिक पीरियड का अगर बात किया जाए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 1000 BC से 600 BC तक है, ठीक है। लोहा का यहाँ डिस्कवर हो गया था, ये सबसे बड़ा चीज़ था, जिसके कारण क्या हुआ, जो हमारा ऋग्वेदिक पीरियड था वहाँ क्या होता था, कृषि नहीं होता था, कृषि का उतना महत्व नहीं था, सबसे ज़्यादा महत्व वहाँ पशुपालन का था। बट जो उत्तर वैदिक पीरियड होता है वहाँ सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है वो हो जाता है आपका कृषि। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब वर्ण जन्म आधारित हो गया, तो ये भी चीज़ मैंने बता दी। अब जैसा आप जिस परिवार में जन्म लोगे उसी हिसाब से आपका वर्ण होगा, ठीक है। बट जो आपका ऋग्वेदिक पीरियड था वो कर्म पे आधारित आपका वर्ण होता था। गोत्र का सिस्टम भी आपका क्या उत्तर वैदिक पीरियड में आ गया था, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या समझा कि उत्तर वैदिक पीरियड में क्या है, जो जितने भी कर्म कांड, जो बुराइयाँ थी वो उत्तर वैदिक पीरियड में आ गई थी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि मैंने बताया गोत्र सिस्टम आ गया था उत्तर वैदिक पीरियड। अब एक पूछा जाता है कि दो तरीके का विवाह होता था, ठीक है। एक होता था अनुलोम, एक होता था प्रतिलोम, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो मैं टेस्ट वाला भेजूंगा उसको टेस्ट भी लगा लेना, ठीक है। विवाह जो होता था, एक होता था अनुलोम विवाह, एक होता था प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अब देखो ये आखिर क्या है, देखो तो वर और वधु, अगर वर जो है उच्च कुल का हो, ठीक है, या उच्च वर्ग का हो, और आपका वधु जो हो, ठीक है, वो निम्न कुल की हो, ठीक है, या निम्न वर्ग की हो, तो इस टाइप के शादी को अनुलोम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें वर जो है ऊपर अपर क्लास का हो, ठीक है, और वधु जो हो लोअर क्लास का हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, आपको क्या बोलते हैं, इसको अनुलोम विवाह बोलते हैं, ठीक है। और इससे जो बच्चे का उत्पत्ति होगा, ठीक है, या बच्चा जो जन्म लेगा वो उच्च कुल का ही माना जाएगा, उच्च उत्पत्ति माना जाएगा, ठीक है। समझ में आया, चलो। और जस्ट इसका उल्टा क्या होता था, प्रतिलोम। मतलब अगर वधु जो है उच्च कुल की है, ठीक है, और वर जो है आपका निचले कुल का है, ठीक है, या निचले वर्ग का है, तो वो प्रतिलोम माना जाता था। उससे जो बच्चा उत्पत्ति होगा, ठीक है, वो उच्च कुल का नहीं नीच कुल का माना जाएगा। बट मेनली जो आपको याद रखना है कि अनुलोम मतलब होता है जिसमें वर उच्च कुल का होता है, और प्रतिलोम मतलब होता है जिसमें आपका वधु उच्च कुल की होती है। और जैसे कि आपका जो उत्तर वैदिक काल था, माना जाता है कि धीरे धीरे जब वो अंत तक आता है, तो मतलब उत्तर वैदिक काल माना जाता है कि ऐसे तो पूरा वैदिक पीरियड माना जाता है कि आपका ग्रामीण सभ्यता था, ठीक है। पर अगर माना जाए कि नगरीकरण का दूसरा नगरीकरण कब स्टार्ट हुआ, तो वो आपका उत्तर वैदिक काल में ही होता है। और पहला नगरीकरण कब हुआ था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका पहला नगरीकरण था, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे जो आपके नोट्स आपके बने हुए, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले ये चीज मैंने आपको समझा दिया, पूरा ये चीज समझा दिया, ठीक है। ऋग्वैदिक सभ्यता वैदिक काल को अधैतिहासिक काल में रखा गया है, ठीक है। अब एक एक पॉइंट आप बस सुनते चलो। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में प्रकृति पूजा और उपासना किए जाते थे। इस समय यज्ञ और कर्म कांड का प्रचलित नहीं था। ये कब का बात कर रहा है, ये ऋग्वैदिक पीरियड का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ तंत्र मंत्र नहीं था। जितना भी बुराई है वो कब आएगा, उत्तर वैदिक पीरियड में आएगा। अब देखो, अब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ बताते जा रहा हूँ, ठीक है। जो ऊपर मैंने आपको समझाया बस वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इसके बाद इंद्र को पुरंदर अर्थात किलो तोड़ने वाला और वर्षा का देवता भी माना गया है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। पुरंदर ऐसे भी आपको पता होगा पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इंद्र को पुरंदर भी माना गया अर्थात किला तोड़ने वाला, और वर्षा का देवता भी माना गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 250 सूत्र या मंत्र ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए है, ठीक है, याद रखेगा। तो इंद्र देवता के लिए कितना मंत्र है, 250 है, ठीक है। ऐसे ये थोड़ा ऊपर हो गया लेवल, ठीक है, बट कोई बात नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूं ताकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आए तो आप कर लो, ठीक है। ऋग्वेद जो है पद फॉर्म में, ठीक है, और मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक चीज अगर याद हो तो मैंने बताया था कि एक ऐसा भी है जो गद और पद फॉर्म के दोनों में, ठीक है। मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था, ठीक है। ये देखो मैंने अभी आपको समझाया था, ये देखो
जो यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, ये गद और पद दोनों फॉर्म में है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना कि यजुर्वेद जो है आपका गद और पद दोनों फॉर्म में है, ठीक है, और ऋग्वेद जो है आपका पद फॉर्म में है, ठीक है, और यजुर्वेद गद और पद दोनों फॉर्म में, ठीक है। अग्नि देवता के लिए 200 मंत्र है ऋग्वेद में, ये चीज आपको याद रखना है। याद रखना मनुष्य, जैसे मैंने क्या बोला था, ये मध्यस्थ देवता है, मतलब मनुष्य और देवताओं के बीच का ये काम करते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया मध्यस्थ देवता कौन है, तो वो है आपके अग्नि, क्योंकि ये मनुष्य और देवताओं के भूमि निभाते, ठीक है, के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते, ठीक है। ये चीज मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। जर्मन के इतिहासकार मैक्स मुलर, मैंने बताया था मैक्स मुलर ने क्या बोला था कि जो आर्यन जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। तो वही कुछ इस तरीके से बोले कि जर्मन के इतिहासकार मैक्स मुलर ने ईरान के, ठीक है, बकोच पाए, मैंने ऊपर बताया था बकोच का अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिससे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो जर्मन इतिहासकार मैक्स मुलर ने ईरान के बकोच पाए अभिलेख में चर्चा किया है कि ईरान का प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र, वरुण है, और ऋग्वेद में भी अग्नि, वरुण, इंद्र देवता की चर्चा है। इसका मतलब दोनों के देवता एक है, मतलब दोनों का मूल स्थान सेम है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि मैक्स मुलर ने बोला था कि वो मतलब मध्य एशिया से आए थे, तो वो क्यों ऐसा बोले, क्योंकि जो मध्य एशिया, जो ईरान जिसका जो पार्ट है, मतलब ईरान भी उसका पार्ट है, ठीक है, तो वहां भी क्या है कि बोकाज गवाई में उन्होंने बताया कि अग्नि, वरुण और इंद्र देवता की चर्चा की गई है, ठीक है, इस बोकाज गवाई अभिलेख में, ठीक है। और जो वेदों में भी क्या किया गया है, इनको, इन देवताओं को बारे में बताया गया है। इसलिए माना जाता है कि जो आपका आर्य थे, जो वैदिक सभ्यता बसाए थे, वो कहाँ से थे, तो मध्य एशिया से थे। तो बोकाज गवाई याद रखिएगा, मैक्स मुलर भी याद रखिएगा, मैक्स मुलर ने बोला था मध्य एशिया से आए थे, और ये बोकाज पाए आपका अभिलेख भी याद रखना है, ठीक है। ऋग्वेद सभ्यता में निर्माता आर्य थे, मैंने पहले बताया ऋग्वेद का सभ्यता का निर्माता कौन थे, तो आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ, ये भी चीज मैंने बता दिया। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्टिक पोल से आए थे, मैंने बता दिया उत्तरी ध्रुव। दयानंद सरस्वती के द्वारा कहाँ से, तिब्बत से आए थे, ये भी चीज मैंने आपको बता दिया। ऊपर संपूर्णानंद से भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। आर्य खैबर पास से आए थे, खैबर दरा से आए थे, ये चीज भी मैंने शुरू में आपको बता दिया। इस काल के बारे में जानकारी हमें वेदों से मिलती है, ठीक है, इसलिए इस वैदिक सभ्यता कहा जाता है, ये भी चीज मैंने बता दिया, ठीक है। इसकी जानकारी लिटरेचर, ठीक है, से कौन से लिटरेचर से मिलती है, तो हमें वैदिक लिटरेचर से मिलती है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता बोला जाता है। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान, ये भी चीज मैंने बता दिया। भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है, तो याद रखना ये है आपका ऋग्वेद। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद। इसके बारे में मैंने आपको ऊपर पढ़ा है कि ऋग्वेद से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद ईरान की ग्रंथ, अब याद रखना ऋग्वेद ईरान की ग्रंथ कौन सा, ठीक है, मवेस्ता, ठीक है, मवेस्ता के साथ काफी मतलब मिलता है, सामान्यता है, ठीक है। ये आपके लिए हिंदी में बेसिकली किया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में बोला जाए तो सिमिलरिटी है। तो ऋग्वेद और जो मवेस्ता है कहाँ का, आपका ईरान का, इन दोनों के बीच में काफी सिमिलरिटी है, ठीक है। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। 1028 मंत्र या सूक्त है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसके रचनाकार कौन है, आपके विश्वामित्र है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तीसरे मंडल में ये सब चीज मैंने बताया था। चौथे मंडल में याद रखना, ये ऊपर नहीं लिखा हुआ था, तो ये दिमाग में रख लो, जो कृषि, और रिसेंटली किसी पेपर में भी मैंने ये चीज देखा था कि किस मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है, तो ये आपके चौथे मंडल में। और फिर से मैं याद दिलाता हूँ, जो ऋग्वेदिक पीरियड था उसमें कृषि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसमें ऋग्वेदिक पीरियड जो था आपका, उसमें लोहे का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। पर उत्तर वैदिक पीरियड में कृषि का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। सबसे जो मतलब जो व्यवस्था होता है, ठीक है, अर्थ जो अपना जीवन व्यापन होता है वो पूरी तरीके से कृषि पे करते हैं, किसमें, उत्तर वैदिक पीरियड में, ठीक है। और ऋग्वेदिक पीरियड में क्या होता है, आपका पशुपालन मेन होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो कृषि कार्य का वर्णन है, तो कौन से मंडल में, चौथे मंडल में। सातवें मंडल में 10 राजा का युद्ध, मैंने बताया ऊपर ही बताया था, यशोदार, ठीक है, राजा का नाम, प्लस मैंने ये भी बताया था कि ये किस नदी पे हुआ था, तो झेलम नदी पे हुआ था। युद्ध का वर्णन है, पूछा जाता है, सब पूछा जाएगा, ठीक है। 9वें मंडल को सोम मंडल कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि 9वें मंडल में सोम भगवान के बारे में बताया गया है, तो ये भी मैंने ऊपर बताया। ऊपर सोम भगवान क्या क्या काम है वो भी मैंने आपको बता दिया। पहला और 10वां मंडल, ठीक है,
पहला और 10वां छेपक है जिसके बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये बताता रहा, मैंने ये भी चीज बताया कि पहला और जो 10वां मंडल है ये सबसे बाद में जोड़ा गया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा मंडल सबसे छोटा है, ये भी आपको याद रखना, पूछा गया सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तो ये है जो आपका 10वां मंडल है, ठीक है। उसके बाद 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। देखो तो 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, ठीक है, पुरुष सूक्त मतलब कि मंडल, उसी मंडल में एक सूक्त भी होता है। सूक्त मतलब क्या होता है, मंत्र होता है, ठीक है। तो पुरुष सूक्त में तो पूछे कि शूद्र का, जैसे कि मैंने क्या बोला था, वर्ण का जो पहले की वर्ण सिस्टम का जो हमें पता चलता है वो 10वें मंडल से पता चलता है। तो पुरुष सूक्त, ठीक है, एक मंत्र है, कौन से, 10वें मंडल में है, जिसमें शूद्र शब्द का सबसे पहले पता चलता है। और शूद्र शब्द में तो बताया, एक ब्राह्मण होता है, ठीक है, एक क्षत्रिय होता है, एक वैश्य होता है, शूद्र होता है, 4 वर्ण सिस्टम होते हैं। ऋग्वैदिक काल का समाज प्रीतिशात्मक था, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बता दिया। ऋग्वैदिक काल की विदेशी महिला मतलब होता है आपका पढ़ा लिखा महिला, ठीक है। तो ये यहाँ ऋग्वैदिक का बात कर रहा है, मतलब प्री वैदिक का बात कर रहा है। मैंने ऊपर आपको बताया था 3 के बारे में, 3 महिला के बारे में, पढ़ी लिखी महिला, उनका भी नाम आपको याद कर रखना है, ठीक है। वो क्या थी, उत्तर वैदिक की थी, और ये कौन है, आपका प्री वैदिक की, ठीक है, मतलब ऋग्वैदिक की। ऋग्वैदिक को ही प्री वैदिक बोला जाता है, ठीक है। देखो तो ऋग्वैदिक काल की विदेशी महिला कौन थी, तो विद्वान, यहाँ लिखा हुआ है कि विद्वान महिला को विदेशी महिला बोला जाता है। तो अपाला, घोषा और अर्पणा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। अपाला, घोषा और अर्पणा, ठीक है। तो ओ यहाँ भी है और ये घोषा है, ठीक है। तो अपाला, अर्पणा और घोषा, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो याद रखना पशुपालन, ठीक है। किसका, ऋग्वैदिक वाला, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका उत्तर वैदिक पीरियड मतलब लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, तो वो था आपका कृषि, और ऋग्वैदिक पीरियड में पशुपालन, ठीक है। गाय प्रमुख पशु था, ठीक है, पूरा का पूरा चीज ही गाय पे बेस्ड था। इवन गाय के लिए कबीलों में लड़ाइयाँ भी होती थी, ठीक है। ऋग्वैदिक में मुद्रा की चर्चा नहीं है। देखो ना, ऋग्वैदिक में ना है ना उत्तर वैदिक पीरियड में, ठीक है, मुद्रा का कोई चर्चा ही नहीं। वहां जो भी लेन देन होता था वो गाय के ऊपर होता था, ठीक है, पूरा का पूरा गाय बेचता, ठीक है। मतलब अगर आपको कुछ चाहिए भी तो आपको गाय देना पड़ेगा या गाय लेना पड़ेगा, ठीक है, एज ए मुद्रा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था उस समय, ठीक है। तो ऋग्वैदिक मुद्रा की चर्चा नहीं थी, गाय की मुद्रा का काम करती थी। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऋग्वैदिक में धातु के लिए, ठीक है, अयस शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। क्या, अयस शब्द का यूज है, तो धातु के लिए क्या सा अयस शब्द का यूज हुआ है, ये चीज आपको याद रखना है, प्रयोग हुआ है। इस समय लोहा, मैंने बता दिया, इस समय लोहा चांदी का प्रयोग नहीं हुआ था। किस समय, ये सब मैं ऋग पीरियड का बात कर रहा हूँ, ऋग्वैदिक पीरियड का। वही आपका जब लेटर वैदिक पीरियड प्रयोग होता है उस समय लोहा का उनको जानकारी हो जाती है, इसलिए उसमें कृषि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख फसल जौ थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऋग्वैदिक में बलि नामक स्वैच्छिक अपने मन से था, मतलब मैंने क्या बताया, ऋग्वैदिक में ऐसे बलि दिया नहीं जाता, ठीक है, दिया भी जाता है तो अपने मन से, मतलब ना के बराबर। बट जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है उसमें ये बहुत ज्यादा ही बलि दिया जाता है, ठीक है, इसलिए कर्म कांड आ जाता है उसमें, इसलिए तो नया नया रिलीजन बनने लगता है, ठीक है। मेन चीज वही है। कर की चर्चा मिलती है, कर जो है, कर मतलब टैक्स की चर्चा मिलती है, ठीक है, पर उस प्रकार से टैक्स नहीं था जैसे कि मुगल काल में लिया जाता, ठीक है। ऋग्वेद में पूजा और मंदिर नहीं थे, ठीक है, ऋग्वेद में याद रखना पूजा और मंदिर नहीं थे, पर ये प्रकृति को पूजा करते थे, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में ठीक है, पशुओं के देवता थे, पूषण, ठीक है, पूषण याद रखना, ऋग्वैदिक काल में पूषण जो थे आपके पशुओं के देवता थे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ऋग्वैदिक में पूजा और मंदिर नहीं था, ये सब मैंने करा दिया कि ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, पूषण के देवता। ऋग्वैदिक के तीसरे प्रमुख देवता वरुण है, जैसे कि पहले मैंने क्या बताया, पहला कौन था, इंद्र था, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अग्नि था, तीसरा कौन था, तो आपका वरुण था। ऋग्वैदिक में सिंधु नदी सबसे अधिक बार वर्णित है, मतलब ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो जो सबसे बार ऋग्वेद में जो किस नदी का चर्चा हुआ है तो वो है आपका, किस नदी का चर्चा हुआ है, तो सिंधु नदी का चर्चा हुआ है। झेलम नदी को वितस्ता, ठीक है, ये आगे भी मैं पूरा लिस्ट आपको बता दूंगा क्या,
तो झेलम नदी को क्या बोला गया, तो वितस्ता कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। अभी पूरा लिस्ट बताऊंगा इसका कि किस नदी को क्या बोला जाता था ऋग्वेद मतलब वैदिक सभ्यता में। चिनाब नदी को आस्किन, तो याद रखना झेलम को क्या कहा जाता है, वितस्ता। मैं इसको याद भी करवा दूंगा आपको ट्रिक से पूरा का पूरा। ठीक है, इसको ऑलरेडी बना दूंगा मैं। चिनाब को आस्किन बोला जाता। ठीक है, रावी नदी को क्या बोला जाता था, तो पारुसनी नदी बोला जाता था। ठीक है, 10 राजा का युद्ध इसी नदी के किनारे हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो रावी नदी को क्या बोला जाता है, आपको 10 राजा का युद्ध कहाँ हुआ था अगर पूछे तो कहाँ हुआ था, आपका रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, व्यास नदी को विपाशा बोला जाता था, सतलज नदी को शत्रुद्री बोला जाता था, और आपका सरस्वती नदी को क्या बोला जाता था, घग्गर बोला जाता है। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, सरस्वती नदी को घग्गर बोला जाता था। पवित्र नदी ऋग्वैदिक काल की सरस्वती थी। आप याद रखना, सबसे जो पवित्र नदी माना गया है, ठीक है, कि पवित्र नदी ऋग्वैदिक काल की जो थी वो सरस्वती थी। सिंधु नदी प्रमुख नदी थी, ये चीज ऊपर भी मैंने, और सबसे जो ज्यादा बताया गया है, ठीक है, ऋग्वैदिक में किस नदी के बारे में, तो सिंधु नदी के बारे में ही बताया गया है। ऋग्वैदिक में यमुना नदी के बारे में 3 बार बताया गया है, गंगा नदी के बारे में 1 बार बताया गया है। ठीक है, ये वर्णन किया गया है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ये चीज भी मैंने बता दिया। सबसे ज्यादा प्राचीन कौन सा वेद है, तो वो है आपका ऋग्वैदिक है। ठीक है, एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूँ 1 पॉइंट में। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऋग्वैदिक सबसे पुराना है। ठीक है, पद के फॉर्म में लिखा गया है, यज्ञ का वर्णन नहीं है ऋग्वेद में। ठीक है, ये उत्तर वैदिक पीरियड में आएगा। ठीक है, ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया। ठीक है, इस मंत्र, ठीक है, संस्कृत भाषा में दिया गया है। ठीक है, इसके जितने भी मंत्र है वो संस्कृत भाषा में, ये मंत्र वगैरह जो है संस्कृत भाषा में ये चीज में लिखा हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर मैंने नहीं बताया था। ठीक है, कि ऋग्वेद का जो उपवेद होता है, मैंने क्या बोला, 4 वेद है, 4 उपवेद है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आपका आयुर्वेद है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब याद रखना, इसका उपवेद ये है, और इसका जो रचनाकार है, ठीक है, ऋग्वेद का, ठीक है, मतलब आयुर्वेद का, तो ये है आपका धन्वंतरी। तो आयुर्वेद का जो रचनाकार कौन है, तो धन्वंतरी, ये याद रखिएगा। और ऋग्वेद का अगर बोले तो वासुमित्र जो है रचनाकार माने जाते हैं। और आयुर्वेद किसका पार्ट है, तो ऋग्वेद का ही पार्ट है। और आयुर्वेद की रचना कौन है, तो ये है आपका धन्वंतरी। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद, जो मैंने बताया था यजुर्वेद क्या होता है, यजुर् मतलब क्या, जो हमारा जो विधि होता है, किस तरीके से हमें यज्ञ करना है, ये सब किस चीज में बताया गया, तो यजुर्वेद है। तो कर्मकांड का ग्रंथ है, कर्मकांड वही, ठीक है, बलि देना, यज्ञ करना, ये सब जितना भी चीजें हैं वो जो है आपका यजुर्वेद में मेंशन है। ये गद और पद दोनों में है, फिर से मैं बता देता हूँ, गद और पद दोनों में है, यही बस याद रखिएगा। ये एक है जिसमें गद और पद दोनों में है। ठीक है, जबकि ऋग्वेद जो है वो सिर्फ पद में है। इसमें यज्ञ का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। 2 आयुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, कृष्ण आयुर्वेद और शुक्ल आयुर्वेद। ठीक है, ये आप ऐसे इग्नोर कर सकते हो, बट एक बार आप देख लो, ऐसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा आपको। ठीक है, दरोगा वाला में कृष्ण यजुर्वेद है जो गद और पद दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा दे रहा हूँ, एक बार बस इसको इतना देख लेना, फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारा ऋग्वेद का जो उपवेद है, ठीक है, ये क्या है आपका आयुर्वेद है। उसी तरीके से जो हमारा यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है हमारा धनुर्वेद। और इसका जो किसकी रचना, मतलब किसके द्वारा ये रचा गया है, ठीक है, धनुर्वेद, तो ये है आपका विश्वामित्र। आप चीज ये याद रखोगे, धनुर्वेद विश्वामित्र। उसके बाद आता आपका समवेद, मैंने बता दिया, संगीत से रिलेटेड। सम का अर्थ है संगीत है। ठीक है, भारतीय संगीत का स्रोत है ये। ठीक है, चारों वेदों में सबसे छोटा वेद अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो वो है आपका समवेद, गाना गाया और खत्म। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्रों को इसमें संगीत के फॉर्म में, ये भी चीज मैंने बता दी कि ऋग्वेद का ही ये पार्ट है, बस ऋग्वेद का जो श्लोक था, मंत्र था, उसको आपको संगीत की तरीके से सजा दिया गया है, चर्चा की गई है। ठीक है, समवेद का उपवेद गंधर्व वेद। तो पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, देखो उपवेद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके रचनाकार ऋग्वेद का हम लोगों ने पढ़ा आयुर्वेद। ठीक है, और इसके रचनाकार धन्वंतरी। उसके बाद हमने पढ़ा यजुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और इसके रचनाकार विश्वामित्र। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा समवेद, समवेद का उपवेद गंधर्व वेद और इसके रचनाकार जो है आपके भरत मुनि हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। ठीक है,
अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में मैंने बताया आपको। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, जिसके रचनाकार है विश्वकर्मा, आपको याद रखना है, ठीक है। अथर्ववेद को भारतीय आयुर्विद्या का जनक कहते हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक है ना, आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद मतलब जितना भी आयुर्वेदिक का जो ज्ञान है, इवन जो चिकित्सा जो होता है, ठीक है, मतलब जो चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा जो होता है, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि उसका जो उत्पत्ति हुआ है, पूछ ले कि आयुर्वेदिक का जो आयुर्वेदिक चिकित्सा जो देखा जाता है उसका जो उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, वो कहाँ से हुआ है, तो अथर्ववेद से हुआ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, आयुर्विद्या का। उसके बाद ये चीज़ तो मैंने बता दी कि टोटल उपनिषद कितने हमारे 108 है, ठीक है। वेदांता का मतलब होता है वेद का अंत, ठीक है। ये उतना कुछ है नहीं, बस आपको इतना रखना, उपनिषद हमारे 108 है, वेदांगा हमारे 6 है, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया। पुराण हमारे 18 है, ठीक है। 6 वेदांगा है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिषी, ईंधन, ठीक है। तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप बस जितना ऊपर मैंने पढ़ा दिया उतना आप याद कर लेना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अब आपको याद रखना है, जिसके मुंडक उपनिषद, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, ये याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल की विदेशी महिला, ठीक है, गार्गी, जैसे कि मैंने बताया था, ये चीज़ मैंने आपको ऐसे ऊपर बता दिया है, ठीक है। मतलब उत्तर वैदिक काल में विदेशी महिला, ये मतलब विदेशी महिला कौन थी, जो पढ़ी लिखी महिला। तो लेटर मतलब ऋग्वैदिक पीरियड का भी मैंने बता दिया, उत्तर वैदिक पीरियड का भी मैंने बता दिया। एक बार जब PDF मिलेगा, एक बार अच्छे से ये चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। यक्ष, वालक्य और गार्गी, गार्गी कौन, जो आपका उत्तर वैदिक पीरियड की विदेशी महिला की संवाद कहाँ, संवाद मतलब वार्तालाप की चर्चा कहाँ किए गए थे, विरदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। विरदारण्यक उपनिषद में आपको किया गया है, ठीक है, विरदारण्यक उपनिषद में किया गया है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि तमसो माँ ज्योतिगमय, आपने पढ़ा होगा ये तमसो माँ ज्योतिगमय, तो इसका भी जो रचना, ठीक है, किस पुस्तक से हुआ है, तो आपको याद रखना है, ये जो आपने पढ़ा विरदारण्यक पुस्तक से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, विरदारण्यक पुस्तक से हुआ है, ठीक है। इतना चीज समझ आया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण सिस्टम कर्म के साथ पर जन्म हो गया, ये सब चीज मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना आई। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का बात अगर किया जाए तो उत्तर वैदिक पीरियड से ये बातें भी चलने लगी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिनेत्र देवों की बात जो चलने लगी थी उत्तर वैदिक काल में चलने लगी थी, ठीक है। प्रार्थना और उपासना कर्म कांड में बदलाव किया गया, ठीक है। डेफिनेटली ये मैंने चीजें बताई कि बहुत सारी बुराइयां इसमें आ गई थी, ठीक है। मंदिर मूर्ति पूजा नहीं है, ठीक है, प्राप्ति पूजा ही है, ठीक है, मतलब प्रकृति की पूजा ही होती थी उत्तर वैदिक मतलब आपका पीरियड में भी, उत्तर वैदिक पीरियड में भी, और मंदिर और ये सब जो पूजा का बात तो नहीं था, ठीक है। तो वैदिक पीरियड में इसका कोई बात नहीं था, प्रकृति पूजा होती थी। बेसिकली आपको ये चीज याद रखना है, मैं फिर से बताता हूँ, प्रकृति पूजा होती थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में पूषण, जैसे आपको पूषण का मैंने आपको आगे देखोगे तो वो पशु के देवता होते थे, ठीक है, तो पूषण को अभी शूद्र के देवता बना दिया गया, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो पूषण था उसको क्या बना दिया गया, शूद्र का देवता बना दिया गया। और आपका पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो वो पशुओं के देवता थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में टैक्स वसूला करने वाले अधिकारी को, ठीक है, भाग्य दूत कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, भाग्य दूत कहते थे उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स वसूलता था उसको, ठीक है। एक बार यहाँ हम लोग देख लेते हैं पूषण देवता को, मैंने आपको यहाँ क्या पढ़ाया, पूषण देवता ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि देखो ऋग्वैदिक काल में पूषण जो था पशुओं के देवता थे, ठीक है, पशुओं के देवता थे ऋग्वैदिक काल में। और यहाँ देखो ये जो है आपके, यहाँ जो है आपको क्या बता दिया, शूद्रक के देवता, टोटली चेंज कर दिया गया। तो ये चीज आप याद रखें, शूद्र के जो देवता थे वो कौन थे, आपके पूषण थे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। इतना याद रखो। उत्तर वैदिक काल में लोहे की लिए श्याम शब्द का यूज किया जाता था। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी कि उत्तर वैदिक काल में लोहा आ गया था, ठीक है। युद्ध के मैदान में पहली बार लोहा उत्तर वैदिक काल में यूज हुआ था, ये आपको याद है। अर्थव्यवस्था का मुख्य मैंने बता दिया कि पशुपालन था, ठीक है। कुछ भी डाउट होते इसे बता दीजिएगा, मैंने आपको बता दी। ये फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नचिकेता और यमराज, आपने बचपन में भी इनका कहानी पढ़ा होगा। तो ये
किस उपनिषद में है, ठीक है। 108 उपनिषद बोला है तो कंठ है ना, कथा उपनिषद, ठीक है। ये कंठ लिखा हुआ है, कथा उपनिषद, कंठ या कथा, ठीक है, कुछ भी होगा ऑप्शन में आप मार लेना। ऐसे कथा उपनिषद याद है, या कंठ कंठ लिखा है। कथा उपनिषद में कथा 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 जो होता है, ठीक है। तो कथा उपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद का वर्णन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए सबसे बड़ा अर्णायक ग्रंथ और प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना, ठीक है, और सबसे बड़ा अर्णायक ग्रंथ, अर्णायक क्या था, तो ये भी पार्ट ही है किसका, वेदों का पार्ट है, ठीक है, वेद का पार्ट है, मैंने ऊपर आपको कराया था। तो ये क्या है आपका वृद्धनायक ग्रंथ जो है, वृद्धनायक ग्रंथ जो है आपका सबसे, वृद्धनायक नाम ही वृद्ध आ रहा है, तो वृद्धनायक ग्रंथ जो है सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम अर्णायक है, ठीक है। और सतपत्र ब्राह्मण पुस्तक सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। देखो ये जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, और ये अर्णायक ग्रंथ, ये सब क्या है कि ये वेदों के ही पार्ट है, ठीक है। आपको घबराना नहीं कि आखिर ये सब क्या है, ठीक है। मेनली जो आपको याद रखना बस इतना ही याद रखना जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सतपथ ब्राह्मण पुस्तक जो है आपके सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। होपफुली तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बस अगर इतना एक बार पढ़ लेते हो, ठीक है, ये बहुत है, मोर देन इनफ है। उसके बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, टेस्ट आपको लगवाया जाएगा, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तब ये नहीं बोलना है कि सर देखो बहुत लंबा खींच गया ये, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक बार कुछ देख लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है। देखो एक एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये वाला जो बॉक्स बना के मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि ऋग्वेद का जो उत्मेता है, मतलब जो इनको उच्चारण किए हैं, ठीक है, उनको पढ़े, उनका नाम क्या है, तो होर्ती। समवेद का उद्गता, ठीक है, यजुर्वेद का अहवायु, ठीक है, और अथर्ववेद का ब्रह्मा, ठीक है। प्लीज़ ये सब याद कर लेना, एक भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। होपफुली आपने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज्म और हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ बताइएगा। हो सकता है एक दो जगह मैंने कोई चीज़ अगर मैंने उल्टा पुल्टा बोल भी दिया हो, इन दी सेंस उल्टा पुल्टा मतलब कि अगर आपको लगता है कि कहीं एक दो जगह मिस्टेक भी हो गया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लिखा हुआ है आप बस वो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, बट इतना आप जरूर कर लेना, ठीक है।